का पुनः फिर से स्वागत है। अभी मैं अगला अलंकार लेके आया हूँ। हिंदी भाषा की श्रृंखला में हम अलंकार पढ़ रहे हैं। तो आज हम रूपक अलंकार पढ़ेंगे। रूपक, जब किसी के रूप का जो अलंकार अभेद आरोप कराए वो अलंकार रूपक कहलाता है, क्योंकि इसमें रूप से संबंधित है। ठीक है ना। जो पढ़ने वाला होता है वो पाठक होता है, लिखने वाला जो होता है वो लेखक होता है, और जो रूप से संबंधित बात करेगा, किसी में किसी के रूप की बात करेगा, तो ऐसी बात करने वाला अलंकार रूपक अलंकार होता है। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप ये कराता है। देखिए, इसमें अभेद शब्द को आप छोड़ के नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? जैसे कोई सपोज करो मोहनलाल राम का रोल प्ले कर रहा है रामलीला में, तो आप बताइए मुझे, आपको मोहनलाल दिख रहा है या श्री रामचंद्र जी दिख रहे हैं उनके अंदर? आप कहोगे जी मोहनलाल के अंदर श्री रामचंद्र जी दिख रहे हैं और हमें पूर्ण रूप से श्री रामचंद्र जी ही दिख रहे हैं। जब आप कोई फिल्म देखते हो, फिल्म में एक हीरोइन जो नायिका होती है वो कोई रोल प्ले करती है, वो किसी का अभिनय करती है, तो आपको पता होता है कि ये कौन सी हीरोइन है या कौन सी हीरोइन को आप देख रहे हो। और ठीक आपको पता होता, मालूम है, पर उसमें पूरा किसी के रोल का इतना अभेद आरोप हो जाता है कि आप फिर अंतर नहीं कर पाते। वो नायिका की मनोदशा देखकर, उसकी कुछ व्यथा देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? आपको नहीं पता उस समय कि माधुरी दीक्षित है या कोई और नायिका है, आप भूल जाते हो। यही तो अभेद आरोप है। अगर आप दोनों में भेद कर पाओगे तो तब आप रूपक नहीं कर पाओगे। तो ये होता है किसी के रूप में किसी के रूप का अभेद आरोप, और तब नहीं पता चलता कि कौन क्या होता है। और काव्य शास्त्र की भाषा में इसी को ही साधारणीकरण व्यापार कहते हैं। साधारणीकरण व्यापार होता है जब उपमेय में उपमान का इतना अभेद आरोप होता है कि उसकी सारी क्रियाएं अपनी क्रियाएं लगती है। ठीक ना। जब वो हीरो दुश्मन को मार रहा होता तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम ही दुश्मन को मार रहे, हम उसकी जगह, तो ऐसा उसके प्रति भाव आ जाना, ये साधारणीकरण व्यापार होता है। और वो अभेद आरोप के बिना नहीं आ सकता। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब आप एक चीज़ ज़रूर प्रश्न करोगे कि जी जब उपमेय और उपमान की तुलना करें तो उपमा अलंकार होता है, और इसमें उपमेय में उपमान का अभेद आरोप करें तो रूपक अलंकार होता है। कहीं ना कहीं दोनों का नज़दीकी मामला है। मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये होता उपमेय और ये होता है उपमा। ठीक है जी, ध्यान दीजिए, बहुत ऐसी चीज़ बता रहा हूँ। आप YouTube पे हज़ारों वीडियो सर्च कीजिए, अगर किसी एक में भी मिल जाए, हज़ारों वीडियो की बात कर रहा हूँ, किसी एक में भी मिल जाए तो मुझे भी बताइएगा। अच्छे से अच्छे की वीडियो सर्च करके देखना, ठीक है ना। तो बहुत काम की चीज़ है। सुनिए, ये उपमेय और ये उपमान, जब उपमान इस साइड हो, ठीक है ना, यहाँ पर हो, तो होगा आपका रूपक अलंकार, रूपक। और जब उपमान आगे हो और उपमेय यहाँ पर हो, उपमेय, तो होगा आपका उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। जैसे अगर कोई कह दे कि चंद्रमुख, चंद्रमुख, तो देखो चंद्र उपमान आगे है और मुख उपमेय पीछे है, तो इसका विग्रह आप करोगे चंद्र जैसा मुख, ऐसा करोगे। ठीक ना। चंद्र जैसा मुख, तो ये उपमा दिखाओगे इसके अंदर। अगर उपमान आपका पीछे आ रहा है, जैसे चरण कमल, ठीक है ना, तो इसमें आप रूपक दिखाओगे, और इसको जब विग्रह करोगे तो ऐसा करोगे, इसको पहले लोगे कमल रूपी चरण। ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई, वीडियो दोबारा देख लो। मुझे बार बार व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो में ये फ़ायदा होता है कि आप उसको दोबारा देख के वो चीज़ समझ सकते हो।
अगर उपमान पीछे है तो रूपक है, और उसको विग्रह ऐसा करोगे, कमल ये पहले ले आओगे, कमल रूपी चरण। ठीक है, होता क्या है, सपोज करो आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर, ठीक है ना। अगर जैसे जब उपमा अलंकार होता है तो आपके सामने कौन होता है, आपके सामने उपमेय होता है, और उपमान आपके सामने नहीं होता। इसलिए साहित्यिक लैंग्वेज में उपमेय को प्रस्तुत भी बोलते हैं। इसको उपमेय ना, उपमेय को प्रस्तुत और उपमान को अप्रस्तुत भी बोल देते हैं, क्योंकि ये उपमेय हमेशा हमारे सामने होता है और उपमान हमारे सामने नहीं होता है। उपमान को तो हम लेके आते हैं, ठीक है ना। जैसे चरण रूपी कमल है, चरण कमल है, तो आपके सामने चरण है, चरणों में आप कमलों को देख रहे हो, कमल का अभेद आरोप है, ठीक है ना। तो सपोज करो आप यहाँ खड़े होकर जब देखते हो, ठीक ना, या यहाँ पीछे खड़े होकर देखते हो, तो आपको अगर उपमान दिख रहा है, आप पीछे खड़े होकर देख रहे हो, मैं ऐसे बना देता हूँ, ये लो, उपमेय और उपमान, ठीक ना, और उपमान और उपमेय। जब आप यहाँ खड़े होकर देखते हो, अगर आपको उपमान दिख रहा है, आपको इसका मतलब है रूपक अलंकार है, क्योंकि आप अभेद आरोप होगा, उपमेय नहीं दिख रहा। अगर आपको यहाँ खड़े होकर उपमेय दिख रहा है, इसका मतलब तुलना है, क्योंकि जो दिखना चाहिए वही दिख रहा है, तो उसकी तुलना किसी और से की गई होगी। तो ये इसमें फ़र्क है। जब विग्रह करेंगे तो जब उपमान पीछे हो तो उसको आगे लाके, ये उपमान पीछे हो तो इसको आगे लाके रूपी इसके साथ लगाए, क्योंकि उपमान का रूप धारण करने वाला, रूपी जो रूप देने वाला है वो उपमान होता, तो रूपी उपमान के साथ लगता है। रूप वाला कौन है, जैसे चरण कमल, कमलों में आपको किसका रूप दिख रहा है, चरणों में आपको कमल का रूप दिख रहा है, तो रूप कमल का है, तो रूपी कमल हुआ, तो उपमान के साथ हम रूपी लगाते हैं। मेरे ख्याल से आप इस चीज़ को समझ चुके हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो देखो, सब तरह के विद्यार्थी होते हैं, ठीक ना, कोई थोड़ा तीव्र गति से सीखता है, कोई थोड़ा मंद गति से सीखता है। अगर किसी की समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसको और बेहतर, एक पॉइंट पे 1 घंटे का वीडियो बना सकता हूँ मैं, तो उसको बेहतर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। फ़ोन भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, मेरा फ़ोन लगभग सबके पास होता है, 9991068799 करके आप फ़ोन मिलाइए और मुझसे पूछिए। अब देखिए इसका, अब ये रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। सांग, ये अंग होता, अंग, जब अंग सहित बात होगी तो सांग, और बिना अंगों के बात होगी तो निरंग, और एक भेद होता है इसका परम्परितम। ठीक, एक अपने आप में ये भी क्वेश्चन बन गया कि रूपक कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कोई पूछ ले निम्न में से कौन सा भेद रूपक का नहीं है, आप आसानी से बताओगे। सांग, जहाँ उपमान का संपूर्ण अंग सहित आरोप हो जाए, यानी कि उसके जितने भी अंग होते हैं सब चीज़ों का आरोप उसमें कर दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लिया हम कमल का आरोप चरण में कर रहे हैं, तो हम एक पार्ट का अंग, एक का अंग कर रहे हैं, एक का कमल का आरोप हम चरणों में कर रहे हैं, एक ही को कर रहे हैं, उसमें उसके अंगों को नहीं ले रहे हैं, तो ये निरंग हो गया। अगर हम जैसे चरण का, कमल का चरण में उसके पत्तियों का या उसकी टहनियों का, शाखाओं का, उंगलियों में उनका, उसमें उनका, तो उसके पूरे अंगों को लेके और उसको भी पूरे अंगों को अभेद आरोप करते हैं, तो वो सांग होता है। और किसी एक पार्ट का होता है उसमें अंग लिए ही नहीं जाते, तो वो निरंग होता है, ठीक है ना। चलो मैं बता देता हूँ अभी, ठीक है ना। और जब एक आरोप का कोई कारण कोई दूसरा आरोप हो तब परम्परित होता, बता देता हूँ। सांग रूपक, जिसमें अंग सहित हो, जहाँ उपमान का संपूर्ण अंग सहित आरोप हो। जैसे उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, ठीक है। तुलसीदास जी का रामचरितमानस से लिया गया है, और दाएं बाएं बड़ा प्रसिद्ध दो है, आप पढ़ते भी होंगे। उदित उदयगिरी मंच पर, जो मंच रूपी उदयगिरी है, ध्यान से समझिए। जैसे जो उद्याचल पर्वत है जहाँ पर सूर्य उदय होता है, तो उस पर मतलब कितना मंद मंद प्रकाश पड़ता है। सुबह के समय सूर्य का ज़्यादा तेज प्रकाश नहीं होता, मतलब चकाचौंध भरा नहीं होता है, ठीक ना, बड़ा मंद मंद, तो बड़ा प्यारा लगता है, और सूर्य बिल्कुल साफ दिखता है, ठीक ना। उसका दिन में सूर्य को देखोगे तो उसका आकार नहीं दिखेगा, सूरज दिखेगा, सूरज का आकार नहीं दिखेगा, पर जब सुबह का सूर्य होता है उसका आकार भी दिखेगा।
दिखता है, कितना बड़ा है, कैसा छोटा, सही। तो उस समय का वर्णन कर रहा है कि मंच रूपी उदयगिरी पर। यहाँ पर मंच उपमान है, फिर ध्यान दीजिएगा, कई पुस्तकों में आपको इधर उधर करके वो आपको भ्रमित कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। उपमान हमेशा पीछे होता है रूपक अलंकार में, तो जब रूपक अलंकार इसके अंदर है तो इसका मतलब पीछे उपमान ही है। तो मंच रूपी उदयगिरी पर, यानी कि जब श्री रामचंद्र जी ने शिव का धनुष तोड़ा था, अपने गुरु की आज्ञा लेकर शिव का धनुष तोड़ा था, तो उस समय का वर्णन है। तो वो मंच था, और वो मंच पर जो भगवान श्री रामचंद्र जी चढ़े तो ऐसे चढ़े जैसे उद्याचल पर्वत पर बाल सूर्य, सुबह का सूर्य जो उगता है, और जो उद्याचल पर्वत पर सूर्य उगता है तो पुष्प खिल जाते हैं। तो ऐसे जब मंच रूपी उदयगिरी पर बाल पतंग रूपी श्री रामचंद्र जी वहाँ पर उदित हुए, तो जितने संत रूपी सरोज, संत सरोज कहा तो सरोज रूपी संत थे, कमल जैसे संत थे, वो भी खिल उठे, और भृंग नयन थे, जो भंवरे रूपी नयन थे, वो भी खिल उठे, ठीक ना। तो ये चीज़ है। तो मंच रूपी उदयगिरी पर्वत पर बाल पतंग छोटे सूर्य रूपी रघुवर जब चढ़े धनुष तोड़ने के लिए, तो सरोज रूपी कमल रूपी संत विकसित हो गए, खिल उठे, और भृंग भंवरे रूपी लोचन भी खिलखिला उठे, ठीक ना, फड़कने लगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें उदयगिरी में मंच का आरोप है, रघुवर में श्री रामचंद्र जी में बाल सूर्य का आरोप है, और संतों में सरोज का आरोप है, और लोचन में भृंग का आरोप है। तो जितने उपमान हैं वो आपको इस साइड मिलेंगे, और पहले आपको उपमेय मिलेगा, तभी उसका अभेद आरोप होगा। तो इसमें जितने भी थे वहाँ पर, जैसे मंच को उदयगिरी का आरोप किया गया है, ठीक ना। तो उदयगिरी में मंच का आरोप है, फिर रघुवर में बाल पतंग का आरोप है, संतों में तो सब जितने भी जो भी चीज़ थी सब का आरोप कर दिया, उनके अंग प्रत्यंगों का भी आरोप कर दिया, इसलिए सांग रूपक ये हुआ। मेरे ख्याल से समझ में आपके आ गया होगा। निरंग रूपक, इसमें अंग नहीं होते, एक ही पार्ट होता बस, उसके अंग नहीं होते, ठीक ना। तो जैसे चरण कमल बंधु भर रहे, मैं कमल रूपी चरणों की वंदना में कर रहा हूँ, तो यहाँ पर चरण में कमल का आरोप है, बस उसके अंगों का आरोप नहीं है, तो इसलिए निरंग। परंपरित होता जहाँ एक आरोप दूसरे आरोप का कारण हो, ये बात याद रखनी पड़ेगी आपको। और देखो, मैं ये आपको भेद प्रभेद सहित पढ़ा रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि ये तो पता नहीं हिंदी एमए में आता होगा और नेट में आता होगा, नहीं, ये सामान्य बातें सब जगह पूछी जाती है। और जो आपका इंटरव्यू होता है, और विशेषकर जो आईएएस वगैरह हिंदी लैंग्वेज से लेके बनते हैं, तो अगर वो साहित्य में चला गया तो भेद प्रभेद पर जरूर बात करता है, ठीक है। चलिए, चरण कमल बंधु हराई, कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ, ठीक ना, ये निरंग का होगा। परम्परितम, जहाँ एक आरोप दूसरे आरोप का कारण। देखो, आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी है, यानी कि मेरे हृदय रूपी, मेरे मरुस्थल रूपी हृदय की जो आशा रूपी मंदाकिनी है, या गंगा रूपी मेरी आशा है, वो मंजू बहुत सुंदर है। तो सोच के देखो, अगर यहाँ पर मरुस्थल रूपी हृदय का वर्णन नहीं होता, यानी कि हृदय मरुस्थल है, बिल्कुल सूखा पड़ा है, और उसमें जो आशा है कि कोई मिलेगा, कभी ये हृदय भी हरा भरा होगा, इसमें भी प्रेम की कलियां कभी खिलेंगी, तो वो जो गंगा है, वो गंगा उसकी आशा है, ठीक ना। तो मंदाकिनी रूपी आशा, ठीक है। तो ये क्या कहता है, मरुस्थल रूपी हृदय की आशा, मंदाकिनी गंगा रूपी वो आशा है, तो कभी न कभी वो ज़रूर उसमें पानी लेके आएगी, और वहाँ पर हरा भरा होगा। इस बात को समझिए, अगर मरुस्थल रूपी हृदय का जिक्र नहीं होता, वर्णन नहीं होता, तो फिर मंदाकिनी और आशा का कैसे अभेद आरोप करते। मंदाकिनी और आशा का क्या आप कर ही नहीं सकते। कोई आपको लगता है कि गंगा में और आशा में कोई आरोप किया जा सकता है, पर ये आरोप यहाँ फिट इसलिए बैठ गया क्योंकि मरुस्थल रूपी हृदय का वर्णन आ गया। तो ये जो इसका अभेद आरोप है, यहाँ पर रूपक है, ये इसमें और इसका जो अभेद आरोप है उसका कारण बन गया। तो ऐसा जब कोई हो, बेमेल बात में भी
रूपक अभेद आरोप हो जाए। क्यों? क्योंकि उसके आगे कुछ ऐसी बात जो बताई गई जो उन दोनों को जोड़ देती है, तो परम्परितम रूपक होता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। और इसी तरीके से हम अलंकारों को धीरे धीरे करके पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। हर एक अलंकार का कोशिश करूँगा 2, 3, 4, 5 के अलग अलग वीडियो तैयार करूँ, ताकि वीडियो लंबा भी नहीं बने और आपको कोई एक ही समझना है तो आप बड़े आराम से उस एक ही को समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।